सुष्मिता सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्द ही मैंने उसे रिश्ते के लिए कोशिश शुरू कर दी। सुष्मिता के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी, मगर सुष्मिता की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो ये थी कि शादी की फंक्शन सुबह 8 बजे होगी। बाकी शर्त के बारे में मैं भी जानता नहीं और जानना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना ज़रूरी है। मगर मैं सुष्मिता के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने उसकी किसी भी शर्त का इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरी शादी में जिससे प्यार करता था उस लड़की से हो रही थी और मैं जानता था कि मैं सुष्मिता से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। 14 फरवरी के पहले संडे को मेरी शादी सुष्मिता से तय हो गई। सुष्मिता को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोच कर फूले नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद रात के 3 बजे सुष्मिता की विदाई होकर मेरे घर आ गई थी। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुँह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहली मेरी शर्त सुन लो। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मंजूर है तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दीजिए। सुष्मिता के मुंह से पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो? मैंने दिल में सोचा। तब सुष्मिता ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वो ये है कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही करूंगी, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन रात के 9 बजे से पहले कमरे में चली आऊँगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी भी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो। सुष्मिता ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, सुष्मिता ये कैसी अजीब सी शर्त है? अगर तुम मुझे उसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन सुष्मिता, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता? मैंने रोमांटिक अंदाज से कहा। मुझे लगा कि सुष्मिता की ये अदाएं हैं, मगर वो तो सीरियस थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। सुष्मिता ने मुझे गमगीन कर दिया। मेरे होशो हवास गायब हो गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसे हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगी तो रात, तुम कहो तो दिन, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी से पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता, दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, सुष्मिता मेरे साथ मौजूद ना होती। धीरे धीरे ये बात सबको फैलने लगी कि रवि की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो सुष्मिता को इसकी शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब किस्से गढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था। एक हफ्ता निकल गया, सुष्मिता ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उतारकर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, सुष्मिता ये क्या हरकत है? बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा न देख लो। सुष्मिता की बात सुनकर मेरे को शक बढ़ता जा रहा था। आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता? लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा सुष्मिता बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रख कर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का क्या माजरा है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया था कि सुष्मिता की बेताबी की कोई वजह तो है। हर वक्त किसी का इंतज़ार करती रहती है। उसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती हैं और जैसे ही फ़ोन आता है हल्की आवाज़ में बात करने लगती हैं।
हम दोनों के बीच शक किसी बात को लेकर नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसको फ़ोन करते हुए नहीं टोका या तो जानने की कभी कोशिश की। मगर एक दिन सुष्मिता की बात करने के बाद उसकी फ़ोन के अंदर मैंने चेक किया कि वो किसी और फ़ोन पर बात कर रही थी। वे उसकी मायके वालों का फ़ोन नहीं था, बल्कि वो किसी और आदमी से बात कर रही थी। सुष्मिता ने आखिरी बार जब फ़ोन पर बात कर रही थी तो मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुनी थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि सुष्मिता किसी गैर आदमी से बात कर रही है। तब उसे मेरी ज़िंदगी का सुकून चैन लूट गया। बीबी खूबसूरत तो थी मगर खूबसूरती नहीं। मैंने सोचा कि अब सुष्मिता से बात करके की वजह अपने मामले में तय तक पहुंचूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द ही जल्द सुष्मिता का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि मामला क्या है। एक दिन मैं ज़रा रोज़ से जल्दी आ गया। उस दिन सुष्मिता फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। एक मुझे अंदर आता देख हैरत से बोली, आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानगी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सुष्मिता ने बात संभालते हुए कहा। एंड उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने शक की नज़रों से सुष्मिता की तरफ देखा। सुष्मिता का रंग जैसे नीला पड़ गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर विक्रम को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर विक्रम मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी समय तक जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूँ कहिए कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था तो हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर होके उसकी तबादला हुआ है, मगर मैं अपने काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं कर पा रहा था। यूँ अचानक विक्रम को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। फ़ौरन ही मेरे गले लगकर मुझे बोला, यार तुम कहाँ थे इतने दिन? इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। इंस्पेक्टर का अंदाज़ तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि इंस्पेक्टर को अपना घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने विक्रम से बात करने की कोशिश की। बोला, यार ये भी कोई बात है? तुम पुलिस वालों को अपने इलाके के हर बंदे को पता होता है। तुम विक्रम की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने सुष्मिता को विक्रम का इंतज़ार करते पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाजे से सुष्मिता टहल रही थी, यकीनन वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। इत्तेफाक से वो आदमी विक्रम निकला तो विक्रम ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर विक्रम और सुष्मिता के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैंने सुष्मिता पर ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती थी अपने दिल में ही रखता। सुष्मिता पर किसी भी किस्म का शक इजहार न करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी सुष्मिता मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वो करूँगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। अगर मेरी पत्नी सुष्मिता मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसका ही बदला दूंगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूं। उस रात मैंने सुष्मिता का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि सुष्मिता रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद विक्रम वाली गुत्थी भी सुलझानी थी, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना था। रात के वक्त क्योंकि कमरे का लाइट ऑफ होता था तो मैंने सोचा एक छोटी सी टॉर्च अपने पास रख लूँ। सुष्मिता मेरे पास आई तो मैंने उसको बाजू से ताना ताकि वो एंड वक्त पर भाग ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही डाली तो मेरी तो चीख निकल गई। हैरत के मारे मुझसे बात न हो रही थी। सुष्मिता, ये तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था।
तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नफ़रत से सुष्मिता की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है, मैं वो सब के सब दूर करूंगी। आपका दोस्त विक्रम, मैं जानती हूँ आप जो शक है ना, हमें आप सब बता दूंगी। आप बैठे तो सही। सुष्मिता रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। उस कदर मिन्नतें करती रही, मैं चाह कर भी उससे धुतकार ना सका। बताओ सुष्मिता, ये क्या बात है? क्यों तुमने ऐसा किया? विक्रम से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा। उसे वो दुख दूंगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब सुष्मिता ने जो बात सुनाई, उसे सुनकर मेरा दिल भी गमज़दा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने जब भी होश संभाला तो अपनी मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। वो मुझे नौकर और नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपनी नौकरियां और कामों से निकल जाते थे। जब मम्मी से कोई बात करती थी तो वो मुझे पैसे की गड्डी थमा देती थी या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती थी। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी। मैं उनके प्यार की प्यासी थी, मगर मैंने कभी अपनी माँ की वो प्यार नहीं पाई। मेरी माँ कभी मुझे मुड़कर नहीं देखती थी। उसे रुपए और सुंदरता से मुझे नफ़रत होने लगी। अपने नौकर और नौकरानियों से मैं दोस्ती करने लगी, मगर फिर जब वो एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब मैं भरपूर मायूस थी। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त ना दी थी। हमेशा यही कहती थी, मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात न कर पाऊँगी। पापा भी अपने काम में बिज़ी रहते थे, मगर उस वक्त मेरा दिल बिल्कुल ही उदास था। मैंने सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूँगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे के अंदर घुसी तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी इस कदर बुरी ख्यालात की हो चुकी होगी, मुझे पता न था। मुझे अपनी मम्मी पर शर्म आ रहा था। इतना गिर जाएगी कैसे? मेरे अंदर बगावत पैदा हुई। मुझे उन औरतों से सख्त नफ़रत महसूस हुई जो लोगों को भलाई की पाठ पढ़ाती हैं और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफ़रत हुई तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब जाने लगी। मैं ऐसे बनकर जाती कि हर कोई मेरी तरफ खींचा चला जाता था, लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी। मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती थी कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया, हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुँचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और इन सब चीज़ों में बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर लिया था कि किसी वक्त में लड़कियाँ अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आँख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज़ा हो रहा था कि किसी मजहब इंसान का रियासती कमरा है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया, बाकी मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी, जबकि वो एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नज़रें नीचे कर ली। कहने लगा, कल रात मैं आपकी एक मजबूरी से आपको वहाँ पर पड़ा देखा, लेकिन मैं वहाँ पर आपको अकेला नहीं छोड़ सकता था। आप बेहोश थी और नाइट क्लब में मैं मजबूरी में ही गया था, तो मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे इससे और भी नफरत महसूस होने लगी थी। उस दिन तो वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी,
ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वजह शायद उसका वो हुलिया था जिससे मेरी माँ ने हमेशा नफरत की थी, और ऐसे ही नफरत भी मेरे दिल में दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियाँ ने जब ये बात देखी तो वो बोली कि तुम उसे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? ये तो हर वक्त तुम्हारा पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू कर देंगे और तुम्हारे पास भी ना भटकेंगे। उसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़की को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम रिंकू था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है और मेरी सहेलिया के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वो मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी हुई नज़रें वो मेरी मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोज़ाना मुझे परेशान करता है। मैंने इसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई और उस लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर उसको थाने ले गए। अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। बहरहाल उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भटकाने पर उसकी हालात करने मैं थाने जा पहुंची और थाने पहुंचकर जैसे मैंने कलेजा ही काट लिया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया ख़राब कर दिया था। वो बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, आंखों के पास चोट लगी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। खुदा तुम्हारी रातें कभी पुरसुकून ना हो। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 8-9 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोग की आदत थी कि हम लोग सारी सारी रात जागते थे और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस बात की मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है, मगर ये जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो खुरदरे दानों से भरा सूरत देखकर चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त तो मैं सोई हुई थी। सोचा कि उसी वक्त अस्पताल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊँगी ताकि ये मुसीबत से जल्द ही जल्द मेरी जान छूट दे। और उस शाम डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने ख़त्म हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त चेहरे पर ऐसे दाने निकलते और मेरी बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर को जाकर अच्छी खासी बहस की थी। उसने मुझे गलत दवा दी है, मगर फिर तो 2-3 डॉक्टर बदल कर देखा। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि ये ऐसी बीमारी है जो इतनी आसानी से मेरा जान नहीं छोड़ेगी। जितना भी समझ रही हूँ उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर ये दाने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे उस लड़की की बद्दुआ लग गई थी। भगवान ना जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मिले और मैं उसे माफ़ी मांग लूँ। सुस्मिता की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। सुस्मिता इस कदर तेज लड़की होगी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शकल वो सूरत से वो इंतहाई मासूम लग रही थी। फिर उसकी उम्र भी कम 20-21 साल की होगी। बस उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मैंने कई औरतों को ऐसे भी देखा है जो 40 की उम्र में भी इतनी ही सादा रहती हैं जितनी कोई 18 साल की लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीवी की जुबानी सुनकर, उसकी कहानी सुनकर
मेरा दिल बुझ गया। रही बात विक्रम की, तो उसने मुझे बताया कि वो विक्रम से रिंकू के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर रिंकू कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। विक्रम के यकीन दिलाने पर मैं सुस्मिता की बात मान गया था, मगर मुझे उस पर बड़ा शक होता है। मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया, और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सी अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर सुस्मिता की हालत देखकर सोचता हूँ कि उस सब में उसका क्या कसूर है। जो होना था वो तो हो गया, मगर अब सुस्मिता ने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। मेरे ख्याल में उसे उसकी बीते हुए कल की सज़ा मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है, मैं सही सोच रहा हूँ या गलत? मुझे कोई और फैसला लेना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर ज़रूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।